नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने राष्ट्रीय आय से संबंधित कई अवधारणाओं के बारे में विस्तृत डिस्कस किया और समझाने की कोशिश की कि राष्ट्रीय आय से संबंधित क्या क्या महत्वपूर्ण तथ्य है और क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं। और उसी से रिलेटेड एक नया कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। हम पिछले वीडियो लेक्चर में कंटिन्यूस बाज़ार की कीमतों पर जो आधारित धारणाएं थी उनको पढ़ते आ रहे हैं और बाज़ार कीमत पर आधारित धारणाओं में ये सबसे अंतिम धारणा है, चतुर्थ धारणा है, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है, ये डोमेस्टिक भी है, नेट है और मार्केट प्राइस पे। तो जब भी हमें अगर कोई नेशनल कंपोनेंट दे रखा है और डोमेस्टिक निकालना है तो विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन आय अर्थात नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड, जिसे शॉर्ट में NFIA कहते हैं, या तो उसको लेस कर दो, या दूसरा तरीका ये है कि जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है उसमें से डेप्रिशिएशन को लेस कर दो। इन दोनों तरीकों से हम NDP-MP को ज्ञात कर सकते हैं। अर्थ के रूप में जब इसको तुम देखें तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किसी देश की घरेलू सीमा में एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य तथा स्थायी पूंजी या मूल्य ह्रास का अंतर है। अर्थात जो हमारी घरेलू सीमा में अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित होती है उसमें से यदि हम मूल्य ह्रास के मूल्य को कम कर दें तो जो प्राप्त मान होता है वो हमारा NDP-MP कहलाता है। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो साधन लागत पर आधारित है। साधन लागत मैंने पहले भी बताया कि उत्पादन के 4 साधन होते हैं मुख्य रूप से, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम। भूमि का प्रतिफल है वो लगान होता है, पूंजी का प्रतिफल ब्याज होता है और श्रमिक का प्रतिफल है जो मजदूरी होता है और उद्यमी का प्रतिफल है जो लाभ होता है। अगर हम सामान्य रूप से कहें तो ये चारों उत्पादन के साधन मिलकर किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं और उस वस्तु का उत्पादन का मूल्य इन साधनों को मिलने वाले प्रतिफल पर निर्भर करता है। तो इस कॉन्सेप्ट में हम उत्पादन के साधनों को मिलने वाले प्रतिफल के पॉइंट ऑफ व्यू से नेशनल प्रोडक्ट या नेशनल इनकम ज्ञात करने की कोशिश करेंगे, जिसमें आज हम देखेंगे सबसे पहला है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो NDP यहाँ ध्यान रखना है कि फैक्टर कॉस्ट पे जब भी हम किसी धारणा का विश्लेषण करते हैं या कोई कॉन्सेप्ट है जिससे हम कोई कैलकुलेशन करते हैं तो हमेशा नेट आएगा, वो ग्रॉस नहीं होगा। इसके पीछे का कारण ये है कि हमारी जो इनकम होती है उसमें डेप्रिशिएशन शामिल नहीं होता। तो सबसे पहले हम यहाँ पर NDP-FC ले रहे हैं, ना कि GDP-FC। NDP-FC ले रहे हैं तो उसको 2 भागों में बांट सकते हैं, निजी क्षेत्र की आय और सरकारी क्षेत्र की आय। निजी क्षेत्र में सबसे पहले आता है कर्मचारियों का पारिश्रमिक, या एक तरीके से हम सामान्य रूप से जिसे मजदूरी कहते हैं, लेकिन इसमें मजदूरी के साथ साथ मजदूरी व वेतन किस्म के रूप में आय। किस्म के रूप में आय से अर्थात श्रमिकों को मालिकों द्वारा दिया जाने वाला निःशुल्क मकान, वस्त्र, भोजन, ये सब जो प्राप्त होते हैं वो भी श्रमिक की आय होती है। इसी प्रकार श्रमिकों के लिए मालिकों द्वारा दिया गया सामाजिक सुरक्षा में अंशदान, जो मालिक है वो श्रमिकों की सोशल सिक्योरिटीज़ के अंदर भी कंट्रीब्यूशन करते हैं, वो भी एक श्रमिकों की आय होती है। और जो सेवानिवृत्ति पेंशन है वो भी श्रमिकों की आय होती है। ये चारों मिलकर श्रमिकों का पारिश्रमिक कहलाते हैं। तो ये हमारी NDP-FC का पहला पार्ट ये है। दूसरा होता है लगान, जो भूमि के बदले मिलता है। इसमें आरोपित किराया अर्थात जिन मकानों में मकान मालिक स्वयं निवास करते हैं उनकी आय या उस किराए को भी हम आरोपित किराया मानकर शामिल करते हैं। और पूंजी का प्रतिफल जो ब्याज है उसको भी शामिल करते हैं। लाभ के 3 भाग होते हैं, लाभांश, निगम कर और निगम बचने। लाभांश वो होता है जो शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। निगम कर कंपनी के ऊपर जो कॉर्पोरेट टैक्स होते हैं वो लाभ में से चुकाती है। और कुछ कंपनी अपने लाभ का पार्ट भविष्य में होने वाली आकस्मिक घटनाओं से निपटने के लिए अपने पास रखती है, जिसे हम निगम बचते कहते हैं। और 5वां पार्ट है मिश्रित आय। मिश्रित आय वो आय होती है जिसको हम किसी एक में ना विभाजित करके सभी
सेक्टर्स की एक साथ इंक्लूड हो सकती है, जैसे कि एक हलवाई की आय, एक नाई की आय, जिसको हम किसी विशेष सेक्टर में नहीं बांट सकते कि ये लगान है, कि ये ब्याज है, कि ये लाभ है, या कर्मचारियों पारिश्रमिक है। तो ऐसी आय को हम मिश्रित आय की श्रेणी में रखते हैं। ये 5 भाग हैं जो निजी क्षेत्र की आय है। और सरकारी क्षेत्र की आय में 2 प्रकार की होती है। सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति व उद्यमवर्ती से आय, अर्थात गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनसे जो इनकम प्राप्त होती है, जैसे कि रेलवे है, तो उसकी आय को हमने सबसे पहला माना है सरकारी प्रशासनिक विभागों की संपत्ति व उद्यमवर्ती से आय। और दूसरा गैर विभागीय उद्यमों की बचत, नॉन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनमें सरकार की भूमिका होती है, जैसे बैंकिंग सेक्टर्स के बैंक हैं, उनसे जो इनकम प्राप्त होती है वो गैर विभागीय उद्यमों की बचत होती है। तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र दोनों की आय को जब हम जोड़ देते हैं तो वो हमारी एनडीपीएफसी कहलाती है। इसको अगर हम परिभाषा के रूप में देखें तो एक लेखा वर्ष में एक देश की घरेलू सीमा में उत्पादन के साधनों द्वारा, उत्पादन के साधन क्या है, भूमि, पूंजी, श्रम और उद्यम, साधनों द्वारा लगान, ब्याज, लाभ और मजदूरी के रूप में अर्जित साधन आय का जोड़ क्या कहलाता है, एनडीपीएफसी। विशेषताओं को अगर हम इसमें देखें तो इसका अनुमान साधन लागत पर लगाया जाता है। ये फैक्टर कॉस्ट पे ही इसका हम कैलकुलेशन करते हैं। इसमें मूल्य ह्रास शामिल नहीं होता है क्योंकि आय हमेशा शुद्ध रूप में प्राप्त होती है। अप्रत्यक्ष कर शामिल नहीं होते। अप्रत्यक्ष कर है जो मार्केट प्राइस में शामिल होते हैं लेकिन फैक्टर कॉस्ट में शामिल नहीं होते। आर्थिक सहायता शामिल होती है। आर्थिक सहायता है जो फैक्टर कॉस्ट में शामिल होती है लेकिन मार्केट प्राइस में शामिल नहीं होती। इसको अगर हम फॉर्मूला के रूप में कहें तो एनडीपीएफसी बराबर एनडीपीएमपी माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स, अर्थात अप्रत्यक्ष कर माइनस आर्थिक सहायता। धन्यवाद।